Good morning, everyone. Welcome to Civil Services Study प्रैक्टिस सेट नंबर 8291 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता? फाइनल हुआ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत की महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बाहर कर दिया सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल तक पहुंची वो, लेकिन ये खिताब जीता है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, और रनर अप रहा साउथ अफ्रीका। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जो खेला गया है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यानी यूएई में 3 से 20 अक्टूबर तक, और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। और भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 9 रनों से हरा दिया, और इस हार के बाद भारत हो गया सेमीफाइनल से बाहर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, ब्रिक्स के किस शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा को अपनाया गया? अभी हाल ही में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ रूस के कजान में, उसी में अपनाया गया कजान घोषणा को। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। देखिए, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में, और इस शिखर सम्मेलन में कजान घोषणा को अपनाया गया। अब इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट्स के पॉइंट्स यहाँ से शुरू होते हैं, ब्रिक्स के बारे में जाने और इन पे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। देखिए, वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक शब्द गढ़ा था। क्या? ब्रिक। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। और वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया। और दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ इसमें? एस कब हुआ है? ब्रिक्स कब हुआ? 2010 में, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक का हो गया ब्रिक्स। अब इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? वर्तमान में इसके उतने ही सदस्य हो गए हैं जितने आसियान में मेंबर हैं, 10। तो ब्रिक्स में वर्तमान में 10 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। पहले ब्रिक था, 2010 में ब्रिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें 5 मेंबर और ऐड हुए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये ग्रीन वाले 5 नए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। और वर्ष 2009 से ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ये सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, प्रश्न बनते हैं इनमें एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से बनेगा नया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, पीएम यशस्वी योजना का लाभ पाने के लिए कौन पात्र है? अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के छात्र, विमुक्त जनजातियों के छात्र, ये सभी। देखिए, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, ये सारे के सारे जो छात्र हैं पीएम यशस्वी योजना का लाभ पाने के लिए पात्र हैं। पीएम यशस्वी योजना एक व्यापक कार्यक्रम है जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और विमुक्त जनजातियों डीएनटी से संबंधित छात्रों को वित्त सहायता और शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी श्रेणी के छात्र पात्र हैं। और सालाना पारिवारिक आय कितनी होनी चाहिए? वार्षिक 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के का वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, धुंडीराज गोविंद फाल्के, दयानंद गोविंद फाल्के, गोविंद राम फाल्के। संपूर्ण सिंह कालरा इंपॉर्टेंट है नाम, ये गुलजार का वास्तविक नाम है, ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। इनका नाम है धुंडीराज गोविंद फाल्के। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में की गई थी, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। भारतीय सिनेमा के अग्रदूत थे वो, और उन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। यह जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक स्वर्ण कमल
पदक मिलता है और एक शॉल मिलती है। यह पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था देविका रानी को, यानी देविका रानी पहली प्राप्तकर्ता हो गई दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके के लिए। और मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये करंट का इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड बेकर, जॉन जंपर, जेनी एर्पेनबेक, माइकल हॉफमैन, जॉन हॉफील्ड, जेफरी हिल्टन, विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुपकुन। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपकुन तो मिला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024। डेविड बेकर, जॉन जंपर, इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला 2024। और एक और वैज्ञानिक है इसमें, हस्बिस, ठीक है, डसमिस हस्बिस, कुछ इस तरह का ही नाम है। जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के हैं दोनों। ये लेखिका हैं और ये हैं अनुवादक। यहाँ जो सही उत्तर है वो है जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन। जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन, जॉन हॉफील्ड, जेफरी हिल्टन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ष 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? दो वैज्ञानिक, जॉन हॉफील्ड, जेफरी हिल्टन को मिला। क्या है इनकी उपलब्धि? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग में योगदान दिया है इन्होंने, और अवसर खोल दिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त परचेज कर सकते हैं नंबर एस पर व्हाट्सअप करके। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, देश में 21वीं पशुधन जनगणना का शुभारंभ किसने किया है? गृह मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुधन और डेयरी मंत्रालय। कौन कर सकता है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुधन और डेयरी मंत्रालय ने किया है 21वीं पशुधन जनगणना। ये अक्टूबर से शुरू हो गई है और फरवरी 2025 तक की जाएगी। पशुधन जनगणना अभियान और महामारी निधि परियोजना नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुधन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन द्वारा शुरू किया गया। और 21वीं पशुधन जनगणना अभियान अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक कर ली जाएगी 21वीं पशुधन जनगणना। इसकी शुरुआत की है नई दिल्ली में राजीव रंजन सिंह ने, जो हैं केंद्रीय मत्स्य पालन पशुधन और डेयरी मंत्री। मंत्रालय भी यही हो जाएगा। इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न, 21वीं पशुधन जनगणना के दौरान पशुधन की कितनी प्रजातियों की गणना की जाएगी? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16 प्रजातियों की गणना की जाएगी। कितनी? 16 प्रजातियों की 219 नस्लें। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 21वीं पशुधन जनगणना के दौरान पशुधन की 16 प्रजातियों की 219 नस्लों की गणना की जाएगी। भारत में पशुधन जनगणना हर 5 साल के बाद की जाती है। देश में आयोजित की जा रही 21वीं पशुधन जनगणना का कुल परिव्यय कितना है? 200 करोड़ रुपए है और समय अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच में करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यानी आईएमएफ ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर कितनी रखी है? देखिए, इसने 23-24 के लिए तो 8.2% रखी थी, और 24-25 के लिए रखी है इसने 7%। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वर्ष 2024-25 के लिए 7% और 25-26 के वित्तीय वर्ष के लिए, यानी अगले वर्ष के लिए रख दी इसने 6.5%। ठीक है, भारतीय आर्थिक विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है इसने। तो विकल्प ए करेक्ट हो गया, यानी 24-25 के लिए 7%। आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है पॉलिसी पिवोट राइजिंग थ्रेट्स, के अक्टूबर 2024 के संस्करण में भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्थाओं पर अपना नवीनतम अनुमान व्यक्त किया है। 23-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2% थी। तो यानी और कम होती जा रही है, और अगले साल के लिए और कम कर दिया आईएमएफ ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय वायुसेना ने अपना अब तक का सबसे बड़ा
बहुराष्ट्रीय अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया जिसमें भारत सहित 30 देशों की वायु सेनाओं ने भाग लिया, उसका नाम क्या है? चक्रव्यूह, तथास्तु, उमंग शक्ति, तरंग शक्ति। भारत ने आमंत्रित तो 50 देशों को किया था, लेकिन 30 देश आए इसमें भारत सहित। तो भारत सहित 30 देशों का ये एक बड़ा अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास। इसका नाम है तरंग शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 सफलतापूर्वक संपन्न किया। तरंग शक्ति अभ्यास 6 अगस्त 2024 को तमिलनाडु में भारतीय वायुसेना के सुलूर बेस पर शुरू हुआ और 14 सितंबर 2024 को जोधपुर वायु स्टेशन पर संपन्न हुआ। भारत सहित 30 देशों ने तरंग शक्ति अभ्यास में भाग लिया। तरंग शक्ति अभ्यास 2 चरणों में आयोजित हुआ। कितने? 2 चरणों में। पहला चरण और दूसरा चरण। पहला चरण हुआ वायुसेना स्टेशन सुलूर में 6 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक, और दूसरा हुआ है वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 29 अगस्त से 14 सितंबर 2024 तक। तो प्रश्न को अलग अलग तरीके से ही पूछा जा सकता है। तरंग शक्ति का पहला कहाँ हुआ? सुलूर में, और दूसरा कहाँ हुआ? जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही सृजा आकुला का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? सृजा आकुला वैश्विक रैंकिंग में आ गई हैं और भारत की तरफ से टॉप पर हैं, और ये हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर सी, जो मणिका बत्रा खेलती हैं। देखिए, भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी सृजा आकुला 2024 पेरिस ओलंपिक में अपने दमदार प्रदर्शन के बाद दुनिया की सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में सृजा आकुला को महिला एकल में विश्व नंबर 22 का स्थान दिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं, और विश्व रैंकिंग में कौन सा? 22वां नंबर। इसके ऊपर ही है बाकी सारे, मणिका बत्रा और दूसरे खिलाड़ी। टॉप पर भारत की तरफ से यही है। और वैश्विक स्तर पर टेबल टेनिस में नंबर 1 देखें कौन है? चीनी खिलाड़ी है यिंगसा सुन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुश्री रेखा शर्मा, सुश्री ममता शर्मा, सुश्री ललिता कुमार मंगलम, श्रीमती विजया राहतकरस। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई और नवीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है श्रीमती विजया राहतकरस को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। इससे पहले थी रेखा शर्मा। रेखा शर्मा की जगह इन्हें नियुक्त किया गया है। और सुश्री ममता शर्मा 2011 से 14 के बीच में थी। ललिता कुमार मंगलम ये थी 14 से 17 के बीच में। देखिए, भारत सरकार ने 19 अक्टूबर 2024 को श्रीमती विजया राहतकरस को राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष नियुक्त किया। 16 अगस्त 2024 को रेखा शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली था। विजया राहतकरस राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का जो पदभार है वो तत्काल संभालेंगी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल पूछ ले तो 3 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सागर कवच अभ्यास 2024 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसके भी 2 संस्करण हुए 2024 में। सागर कवच का जो पहला संस्करण आयोजित हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश के तट पर, और दूसरा पूछ ले तो वो कहाँ हुआ है? गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप के तट पर। देखिए, 2024 का पहला सागर कवच या सागर कवच अभ्यास 2024 का पहला संस्करण 11 से 12 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। और दूसरा पूछ ले तो सागर कवच अभ्यास 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप के तट पर आयोजित हुआ भारतीय तटरक्षक बल ने। और कब हुआ? 16 से 17 अक्टूबर 2024 को गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप के तटों पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। तो पहला हुआ आंध्र प्रदेश के तट पर, दूसरा गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप के तट पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में पहला नमो भारत दिवस कहाँ आयोजित किया गया?
हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए जो पहले ही नई दिल्ली में आयोजित किया गया पहला नमो भारत दिवस। देखिए नई दिल्ली में 21 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के उद्घाटन की वर्षगांठ के अवसर पर तो नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया। और 42 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी या चिकित्सा या मेडिसिन के क्षेत्र में तो दिया जाता है, साहित्य यानी लिटरेचर में भी दिया जाता है, शांति यानी पीस में भी दिया जाता है, गणित यानी मैथमेटिक्स में इसमें नहीं दिया जाता। इसके लिए अलग से एक विशिष्ट पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में, इन 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन से हैं वो? भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य लिटरेचर, शांति यानी पीस और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें मिलता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार मानवता की सेवा करने वालों को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अब बात आती है फील्ड्स मेडल की। देखिए गणित या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? फील्ड्स मेडल। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार हर 4 साल में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय कांग्रेस में कम से कम 2 युवा गणितज्ञ को दिया जाता है। तो ऑलरेडी है इसके लिए सर्वोच्च पुरस्कार एक फील्ड्स मेडल मैथमेटिक्स में, इसलिए ऐड नहीं किया गया इसको। तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट पीडीएफ आपको परचेज कर सकते हो, वो जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके का पोर्शन जो चल रहा है उसका लाभ उठाते रहिए।